हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द टॉपिक इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। चलिए तो समझते हैं क्या होता है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। देखिए ये जो प्रोसेस है आपका ये तीन स्टेट्स में होता है, जैसा बिल्कुल हमने पढ़ा था आरसी सर्किट में। रेजिस्टेंस कैपेसिटिव सर्किट हमने ली थी, वहां पर हमने इनिशियल स्टेट पढ़ी थी, फिर ट्रांजिशन पढ़ी थी, फिर फाइनल स्टेट पढ़ी थी। ठीक है, तो यहां पर भी आपकी तीन स्टेट हैं। नंबर फर्स्ट हो जाएगी इनिशियल स्टेट, ये होती है एट t इज इक्वल टू 0 पर। इनिशियल स्टेट में क्या होता है भाई, करंट बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश करता है। अब अगर किसी इंडक्टर में, देखिए मैं बताता हूं, यहां पर ये आपके पास एक इंडक्टर है, इसके साथ आपने रेजिस्टेंस जोड़ रखा है सीरीज में, और एक आपके पास हो गया सेल्फ ईएमएफ ई। जैसे ही आप की को क्लोज करोगे, यहां से लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट तेजी से बढ़ने की कोशिश करेगा सर्किट में। अब जब करंट की बढ़ने की रेट बहुत ज्यादा होती है भाई, डीआई ओवर dt क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो स्टार्टिंग में करंट 0 है, अचानक वो बढ़ने की कोशिश करेगा, तो डीआई ओवर dt क्या होती है भाई, लार्ज। डीआई ओवर dt लार्ज होती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो भी क्या होता है, लार्ज। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर लार्ज होगा, लार्ज का मतलब आप इंफ्रारेड मान सकते हो, बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करता क्या है, रेट को बढ़ने से रोकता है। अब चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज्यादा है, इसलिए करंट को फ्लो होने से रोकेगा। तो इनिशियल स्टेट में क्या होता है भाई, स्टार्ट में करंट 0 है, जब करंट तेजी से बढ़ने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो बहुत लार्ज अमाउंट में आएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम क्या होता है, करंट में चेंज का अपोज करना। तो ये जो स्टार्टिंग है इसमें ये बहुत ज्यादा अपोज करता है करंट के फ्लो होने का, करंट के चेंज होने का। तो स्टार्टिंग में ये बिहेव करता है एज अ ओपन स्विच। इन दिस स्टेट इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन ओपन स्विच। अगर इसको हम जस्ट क्लोज करेंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। मतलब इस सर्किट को हम इस तरह से मान सकते हैं, ये केवल इंडक्टर को बताता हूं मैं। इंडक्टर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, एज अ ओपन स्विच। ये आपका जो इंडक्टर है ये होगा इक्विवेलेंट एज ए ओपन स्विच के। इसको उठा के यहाँ पर आप एक ओपन स्विच लगा दो, मतलब अभी स्टार्टिंग में करंट नहीं होगा। t इज इक्वल टू 0 पर करंट क्या होगा, 0, क्योंकि ज्यादा अपोज करेगा तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ ओपन स्विच, करंट को फ्लो होने से रोकेगा इनिशियली। तो इनिशियल स्टेट में आपका ये होता है t इज इक्वल टू 0 पर जो इंडक्टर की रोकने की ताकत है वो बहुत ज्यादा होती है करंट को चेंज होने से, यानी जो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आप मान सकते हो बहुत ज्यादा है, जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है इसकी करंट को चेंज होने से रोकने वाली। ये बिहेव करता है एज अ ओपन स्विच। ठीक है, इस तरह से बिहेव करता है आपका। अब दूसरी जो स्टेट है ये आपकी है ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होता है, जो आपका टाइम है वो 0 से बड़ा और इनफिनाइट से छोटा होता है, यहां पर करंट ग्रो कर रहा होता है। इन दिस स्टेट करंट इज ग्रोइंग। ठीक है, अच्छा अब जो बात हो रही है वो आपकी हो रही है ग्रोथ की, डिके के बाद हम बात में करेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। ध्यान रखनी है आप कोई बात, ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर की बात हो रही है। जब करंट इंडक्टर में बढ़ता है तब की बात हो रही है। तो करंट ग्रो करता है आपका, यहां पर ये जो आपका इंडक्टर है बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे वो इंडक्टर ही हो, मतलब इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो एल डी आई ओवर डी टी आएगा, ना बहुत लार्ज
न बहुत कम। अब इसके बाद आपकी आएगी तीसरी स्टेट, जिसको हम बोलेंगे फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट होती है एट टी इज इक्वल टू इंफिनाइट, इसको ये भी बोलते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, स्विच की के क्लोज होने के बहुत समय बाद, तो बहुत समय बाद की हम बात करने वाले हैं इस बार। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होता है भैया, ये भी समझ लो। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम क्या होगा, जो आपका करंट है वो इंक्रीज करते करते अपनी कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच जाएगा और करंट बिकम मैक्सिमम, करंट आपका हो जाएगा मैक्सिमम। करंट बिकम मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। इंडक्टर बिहेव्स like a conducting wire having resistance 0। अब जो इंडक्टर है वो आपका इस तरह से बिहेव करेगा जैसे वो क्या हो गया है, एक कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, कोई रुकावट नहीं। कांस्टेंट करंट किसी इंडक्टर में से बहुत इजीली पास होता है। अगर इंडक्टर आपका आइडियल है तो किसी भी टाइप की कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा कांस्टेंट करंट के फ्लो होने में। करंट जब वेरी करता है तब इंडक्टर क्या है, अपनी रेजिस्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो करंट को बढ़ने या घटने से रोकता है। लेकिन अगर कांस्टेंट करंट है तो फिर इंडक्टर किसी भी टाइप की कोई रेजिस्टिव प्रॉपर्टी, कोई रुकावट पैदा नहीं करता करंट के रास्ते में। तो ये आपकी तीन बातें थी, तीनों स्टेट मैंने आपको बता दी। हमें जो मेनली पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है, ट्रांजिशन, क्योंकि वहीं पर आपका करंट चेंज हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं ट्रांजिशन स्टेट की। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ करंट की ट्रांजिशन स्टेट, जहां पर करंट आपका वेरी कर रहा है ना, किसी इंस्टेंट टी पर, ना तो वो इनफिनिट है ना वो 0 है। चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। लेट ए सर्किट हैविंग एन इंडक्टर L and resistance R connected in series with a cell of EMF capital E। ठीक है, देखिए इस तरह से, ये आपके पास एक इंडक्टर हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, यहां पर आपके पास एक सेल है और एक आपके पास की है जो अभी ओपन है। ये की, ये इंडक्टेंस हो गई L, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये हो गया आपके पास सेल EMF। अब क्या किया हमने, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर की को कर दिया क्लोज। जैसे हमने टाइम को मेजर करना शुरू किया, हमने की को कर दिया क्लोज। ये टाइम है ये आपका t इज इक्वल टू 0 है, यहां पर की आपकी ओपन थी। अब जैसे हमने टाइम को काउंट करना स्टार्ट किया, हमने की को कर दिया क्लोज। तो इस समय करंट क्या रहा होगा, इस समय करंट रहा होगा 0 सर्किट में, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब किसी इंटरमीडिएट टाइम t की बात कर लेते हैं, तो किसी इंस्टेंट t पर क्या हो रहा होगा भाई, करंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और करंट आपका वेरी भी कर रहा होगा। मैंने कहा था इंटरमीडिएट टाइम पर करंट क्या करता है भाई, वेरी करता है। तो मान लीजिए करंट इस समय I है जो ऐसे फ्लो कर रहा है, और करंट के चेंज होने की जो रेट है, यानी बढ़ने की जो रेट है, वो di/dt है किसी इंस्टेंट t पर, एट टाइम इज इक्वल टू t। ये आपका हो गया EMF और ये हो गई PK, ये हो गया रेजिस्टेंस R, ये हो गया इंडक्टेंस L। ठीक, लेट एट t इज इक्वल टू 0 की इट्स क्लोज्ड एंड आफ्टर टाइम t
करंट इन सर्किट इज I and growth rate is di/dt। जो ग्रोथ रेट है आपकी वो di/dt है और जो करंट है आपका वो है I। तो अब इस केस में क्या होगा ये आपको समझना है। देखिए भाई अगर हम जानते हैं करंट ग्रोथ करता है किसी इंडक्टर में तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है ना, जो कितना हो जाता है L di/dt। An induced EMF is generated in inductor। ठीक है, अब देखते हैं वो कैसा आएगा। देखो मैं आपको बता चुका हूं, मान लीजिए कोई इंडक्टर है और इसमें करंट ये है और करंट di/dt की रेट से चेंज हो रहा है। di/dt अगर पॉजिटिव रहता है तो ये इक्विवेलेंट रहता है एक सेल के इस तरह से, जिस डायरेक्शन से करंट आता है, अगर उस जिस डायरेक्शन से करंट आता है और करंट अगर चेंज हो रहा है आपका और वो भी बढ़ रहा है तो उस डायरेक्शन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आएगा, उसके पीछे नेगेटिव आएगा। ये जो आपका इंडक्टर है इस तरह से एक सेल बन जाएगा जिसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा L di/dt। पोलैरिटी आपकी इस तरह से आएगी जो कि अपोज करेगा करंट के फ्लो होने का। भाई देखिए करंट इधर से आ रहा है और बढ़ रहा है तो ये जो सेल लग गया है ये करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश करेगा, मतलब करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो आपका इंडक्टर इस तरह से बन जाएगा जैसे मैंने बना दिया अभी। अभी जो आपकी सर्किट है कुछ इस तरह से बिहेव करेगी। यहां पर जो आपका एप्सिलॉन है वो कितना है L di/dt। यहां पर जो ईएमएफ लगेगा इसको मिटा देता हूं मैं। तो ये जो सेल हो जाएगा आपका ये हो जाएगा L di/dt इसका एप्सिलॉन। आपकी पोलैरिटी आपके सामने, यहां पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा R। इसमें जो करंट है इस समय वो I है। यहां पर आपके पास एक सेल होगा जिसका ईएमएफ E मान लिया है हमने, माना के दिया हुआ था मैं, और ये अपने पास एक की थी जो क्लोज थी। तो अब अगर हम किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, इसमें क्या लगा दे भाई किरचॉफ्स लॉ, तो आप चाहो तो पॉइंट मान सकते हो। अगर किरचॉफ लॉ आपको लगाना है तो ए इस तरह से मान लें ए बी सी डी और ई। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन ए बी सी डी ई ए। चलिए लगाते हैं, कैसे लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ, देखो ध्यान से। ई मत मानो, इसको कुछ और मान लो, ए बी सी डी एम मान लेते हैं क्योंकि ई अपने पास ईएमएफ है इसलिए हम इसको ई पॉइंट नहीं मान रहे। ठीक है भाई। अब देखिए ए से लेकर बी तक अपने पास एक सेल है। अरे इंडक्टर था, इंडक्टर का जो ईएमएफ है उसको दिखा दिया मैंने। तो ए से लेकर बी तक अपने पास जो इंडक्टर था उसका ईएमएफ इस तरह से, उसका प्लस इधर है माइनस इधर है। पॉइंट ए क्या है लार्जर पोटेंशियल पर है, पॉइंट बी क्या है लोअर पोटेंशियल पर है। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। आएगा कितना L di/dt। अब अगर इसको देखें तो इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हो जाएगा IR। तो करंट जिस डायरेक्शन से आता है उधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, VB माइनस VC करूंगा तो प्लस में आ जाएगा I इंटू R। सी से लेकर बी तक कोई दिक्कत नहीं है, डी से लेकर इधर आओ, डी से लेकर एम तक आऊंगा तो देखिए नेगेटिव में है और ये वाला पॉजिटिव पर है, मतलब ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर है। VD माइनस VM करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। लोअर पोटेंशियल वाले में से हायर पोटेंशियल वाले को माइनस कर रहा हूं तो माइनस कैपिटल E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। और तो कुछ है नहीं डिवाइस। तो यहां से हम देखेंगे E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई L di/dt प्लस IR। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे भाई, देखो हमें करना है इसको इंटीग्रेट। हमें करना क्या है भाई
इंटीग्रेट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व इसको। अब हम क्या करेंगे, इस आई आर को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो E माइनस आई आर टी का मतलब ईएमएफ ऑफ सेल जो हमने लगाया था एक्सटर्नल, ये हो जाएगा आपके पास एल डी आई ओवर डी टी। अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओ, डी टी को इधर ले आओ, और जिसमें आई है उसको डी आई के साथ ले चलो, ठीक है। L और अपॉन में जाएगा E माइनस आई इंटू आर, यहां पर आ जाएगा आपके पास डी आई। यहां पर आई वेरिएबल है, आपको ध्यान रखना, और टाइम वेरिएबल है, इसके अलावा कुछ भी वेरिएबल नहीं है। ये तो एक कांस्टेंट चीज थी, इंडक्टेंस एक कांस्टेंट चीज है, रेजिस्टेंस भी क्या है, एक कांस्टेंट चीज है, तो इसमें केवल वेरिएबल करंट है और टाइम है। तो आप बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। अब देखिए यहां इंटीग्रेट करते हैं, dt इधर भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, L E माइनस आई आर, ये हो गया आपके पास डी आई। अब देखिए इनिशियल अगर टाइम t इक्वल टू 0 पर देखें तो करंट क्या था 0, टाइम t इक्वल टू t पर देखें तो करंट क्या था आपके पास I, लिमिट लगा दी मैंने। अब देखिए यहां तो टाइम t आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन 0 से t। अब इधर देखिए L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और आपको बता दूं मैं 1 अपॉन a माइनस बी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका होता है log बेस e a माइनस बी एक्स, डिवाइड में आएगा आपके पास माइनस बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x। तो ऐसे यहाँ पर i वेरिएबल है, di तो l तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, सीधे सीधे अंदर बचेगा log बेस e कैपिटल E माइनस आई आर, डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपके पास माइनस आर। लिमिट क्या है 0 से कैपिटल I, ठीक है। चलिए तो टाइम यहां पर तो आ जाएगा सीधे सीधे t माइनस 0, तो t आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास L। यहां पर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो देखिए माइनस आर को भी बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से, ठीक है। log बेस e, पहले हम पुट करेंगे i के प्लेस पे i, तो e माइनस आई आर ही रह जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे log बेस e, अब i के प्लेस पे पुट कर देंगे 0, तो ये बचेगा log बेस e, ये आ जाएगा आपके पास जो फाइनली आएगा। अब इसको यहां से कर देता हूं इरेज। अब ये क्या हो गया, r इंटू टी, एल बाई आर माइनस में इधर आपके पास आ जाएगा log e माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई, log m माइनस log n जो होता है आपके पास, ये होता है log m बाई n। बेस e चल रहा है, ठीक है, बेस क्या चल रहा है आपके पास e। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, log भाई इस तरह से होता है, देखिए ये इधर आके बन जाएगा e रेज टू पावर माइनस r बाई एल इंटू टी, इस तरह से, ठीक है। इधर बचेगा आपके पास e माइनस आई आर और अपॉन में e। अब ये कहां से आया, तो ये इस तरह से आता है, अगर आपके पास लिखा हो log बेस e x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू आता है e रेज टू द पावर y, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से मैंने इसको एक्सपेंड किया है, तो फॉर्मूले आपके सामने दिया मैंने, किस फॉर्मूले से किसे एक्सपेंड कर रहा हूं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। आगे जो आपके पास आ जाएगा, e को इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो e माइनस आर बाई एल इंटू टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस आई आर बाई ई। इसको धर ले इसको धर ले आते हैं, तो 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी,
इधर आ जाएगा आपके पास आई आर बाई ई, तो यहां से आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डिवाइडेड बाई आर, ब्रैकेट में 1 माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये हो गया आपके पास एक रिलेशन जो करंट और टाइम के बीच निकल कर आया है। भाई यही है किसी इंस्टेंट टी पर करंट को निकालने का फॉर्मूला। आपको ध्यान रखना है, किसी इंस्टेंट टी पर करंट आप यहीं से निकालोगे। क्लियर हो गई बात? तो ये आ गया भाई आपके पास फाइनल फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया, ड्राइव करके दिखा दिया किस तरह से आता है फॉर्मूला अपने पास। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब देखते हैं आगे। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसमें न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अब देखिए E बाई आर क्या होगा। E बाई आर क्या होगा भाई, अगर हम बात करते हैं एट t इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तो करंट क्या होता है मैक्सिमम, और जो आपका इंडक्टर होता है इट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग वायर, इस तरह से। तो अगर t इज इक्वल टू 0 पर देखें तो हमारा जो इंडक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा एक कनेक्टिंग वायर से। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर से आपका रिप्लेस हो जाएगा, हट जाओ, खत्म। तो रेजिस्टेंस केवल R है, ये आपके पास E है, जहां पर जो करंट आएगा मैक्सिमम उसको बोल देते हैं I नॉट। तो I नॉट क्या आ जाएगा E बाई आर, इसे क्या बोलेंगे मैक्सिमम करंट। कनेक्टिंग वायर कंडक्टिंग वायर, बात वही है। ठीक है, तो आपका जो इंडक्टर है इट बिहेव्स लाइक अ कनेक्टिंग वायर, कब, जब टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू इनफिनाइट होगा। तो t इज इक्वल टू इनफिनाइट आपके पास ही आएगा। तो I नॉट को बोलते हैं मैक्सिमम करंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो करंट होता है वो आता है E बाई आर। देखिए यहाँ पर E बाई आर लिखा हुआ है, तो आपकी जो रिलेशन बनेगी वो इस तरह से भी बन सकती है। E बाई आर का मतलब I नॉट है। तो जो आपकी किसी इंस्टेंट t पर अगर मान लो कभी कभी आपको मैक्सिमम करंट दे देगा, तो उस केस में E बाई आर नहीं देगा, तो बोलेगा भाई मैक्सिमम करंट सर्किट में पॉसिबल है वो इतना है, तो बताइए किसी इंस्टेंट t पर करंट क्या होगा। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I नॉट, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस E रेज टू द पावर R बाई L इंटू टी। ठीक है, ये भी आपके पास फॉर्मूला हो गया किसका, किसी इंस्टेंट t पर LR सर्किट में जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं भाई I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस E रेज टू द पावर माइनस R बाई L मल्टीप्लाई हो गया आपके पास t। क्लियर होगी बात? अब आप चाहो तो यहां पर एक नया कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, टाइम कांस्टेंट। क्या कर सकते हैं भाई, टाइम कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं इसको देता हूं यहां से मीटर। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखनी जो मैंने अभी बना दी है, लेट आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, लेट टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू L बाई आर। आपके पास एक नया कांस्टेंट है जिसको बोलेंगे टाइम कांस्टेंट टाउ। ये इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम के बराबर, एक तरह का टाइम है ये। L बाई आर इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। तो अब जो इक्वेशन बनेगी आपकी ये बन जाएगी I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस E माइनस टी अपॉन में टाउ। जहां पर टाउ क्या है, L बाई आर, जिसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन अभी हम बनाएंगे, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, इसको भी हम बना लेंगे। तो अब आपके पास ये फॉर्मूले जो है वो आ गए सामने निकल कर। फाइनली जो फॉर्मूला आ गया वो ये रहा आपके पास, I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस E माइनस टी अपॉन में टाउ। अब हम इसका ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ किस तरह से बनेगा वो आपको समझना है। देखिए ग्राफ किस तरह से बनेगा भाई, ऐसा ग्राफ क्या करंट यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो हम ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स चुनेंगे। पहले हम बात करते हैं एट t इज इक्वल टू 0। तो करंट देखिए कितना आएगा, t इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो I नॉट 1 माइनस E रेज टू द पावर 0 हो जाएगा। तो करंट आपका आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, करंट आ गया स्टार्टिंग में 0।
फिर हम बात करते हैं एट t इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अगर t इज इक्वल टू इन्फिनाइट बात करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट 1 माइनस ई रेज द पावर माइनस इन्फिनाइट। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज द पावर इन्फिनाइट। तो 1 अपॉन इन्फिनाइट हो जाएगा ये 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट, 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट मतलब 0। तो ये सीधा आ जाएगा आई नॉट के बराबर। ये किसके बराबर होता है, कैपिटल ई बाई आर। आई इज इक्वल टू आई नॉट हो किसके बराबर आएगा, कैपिटल ई बाई आर। पिछले वाले फॉर्मूले में रख के देख लो जहां पर ई बाई आर लिखा हुआ था, तो वहां से आई इज इक्वल टू ई बाई आर आ जाएगा। ठीक है, ये आई नॉट के बराबर होता है। अब हम एक और टाइम लेते हैं एट t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट टाउ, जिसको हम बोलते हैं L बाई आर। अगर L बाई आर रख के देखें तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आई नॉट 1 माइनस ई रेज द पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो जाएगा आपके पास आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस 1 अपॉन में ई। ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला जो मैंने लिख दिया है। ये लगभग हो जाएगा 0.632, क्योंकि आई ई की वैल्यू होती है 2.7 कुछ। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.632 आपके पास आ जाएगा। ये 3 टाइम है, इसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ को बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपका बनता है कुछ कुछ पैराबोलिक टाइप का। ठीक है, चलिए तो ग्राफ देख लेते हैं भाई। ग्राफ कैसा बनने वाला है इसका, टाइम t इक्वल टू 0 पर क्या है, करंट आपका 0 है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर तो करंट आप 0 दिखा दोगे। इधर आपके पास करंट है, टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 था और इनफिनिट पे कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो जिस तरह से बढ़ता ऐसे ऐसे इस तरह से जाएगा आपके ग्राफ जो है। फाइनली इस तरह से आपका ग्राफ हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कुछ देर बाद। ठीक है, इस तरह से। तो t इक्वल टू इनफिनिट पे करंट कांस्टेंट हो चुका है, जिसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट। हो जाएगा आपके पास आई नॉट, किसके बराबर होता है भाई, सीधे सीधे ई बाई आर के इक्वल होता है। अब t इक्वल टू 0 पर करंट आपको 0 दिख ही रहा होगा। इधर आपको टाइम मेजर करना है। और एक और टाइम मैंने लिया हुआ है बीच में, जो आर बाई एल बाई आर के बराबर है। तो एक टाइम यहां पर आप t मान लोगे, जिसकी वैल्यू क्या है, एल बाई आर के इक्वल है। तो उस पे जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.632। यहां पर अगर हम देखें करंट, ये आ जाएगा आपके पास 0.632 इंटू आई नॉट। मैक्सिमम करंट का 0.632 टाइम्स होता है जब करंट, तो वो टाइम होता है आपका एल बाई आर के इक्वल। इनफिनाइट पे आपका जो है करंट वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो इसके बराबर आएगा लगभग। और t इक्वल टू 0 पर करंट आपका 0 था। तो ये आपके पास ग्राफ बनकर हो गया तैयार। ठीक है भाई। अब अगर हम चाहें तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो टाइम कांस्टेंट एक ऐसा टाइम है जहां पर करंट इंडक्टिव सर्किट में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं मैं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, इट इज द टाइम आफ्टर विच current in an inductor become 0.632 times of its maximum current। ठीक है, ये आपके पास टाइम कांस्टेंट की हो गई डेफिनेशन। इसकी वैल्यू होती है L बाई आर के इक्वल, अगर एक ही रेजिस्टेंस है।
और अगर आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो इस केस में आपका टाउ जो आएगा उसको बोलेंगे टाउ इफेक्टिव, ये होता है एल अपॉन में आर इफेक्टिव। इसकी जो यूनिट होती है वो टाइम में होती है, मतलब सेकेंड, ऐसा ही में। ये थी पूरी बात ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। क्लियर हो गया भाई? तो सारा फॉर्मूला हमने, जो फॉर्मूला था एक बार वापस से रिपीट कर दूं। फॉर्मूला आपका आया है I इज इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर 1 माइनस ई माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये है फॉर्मूला। इसी को हम बोलते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई माइनस आर बाई एल इंटू टी। इसी को हम बोलते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टी अपॉन में टाउ, जहां पर टाउ क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है एल बाई आर। तो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ग्राफ आ गया, सारा कुछ बता दिया मैंने, किसी इंस्टेंट टी पर जो करंट होगा वो कितना होगा। ठीक है, याद रखना है इनिशियली जो है आपका इंडक्टर बिहेव करता है एज अ ओपन स्विच, और टी इज इक्वल टू इनफिनिट पर ये बिहेव करता है एज अ कनेक्टिंग वायर। ये बाद में फिर से लिख दूंगा मैं पॉइंट। अब हम बात करेंगे सिमिलरली डिके ऑफ करंट की, और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, सॉरी डीके ऑफ करंट की पहले, फिर न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। डीके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। ठीक है भाई, जैसे हमने ग्रोथ अभी पढ़ा बिल्कुल वैसे डीके आपको पढ़ना है और समझना है। डीके ऑफ करंट में क्या है भाई, अपने पास एक इंडक्टर है, मान लीजिए इट इज कनेक्टेड विद ए रेजिस्टेंस इन सीरीज। यहां पर आपके पास एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इस तरह से। ये आपके पास टू वे की है। क्या है ये आपके पास भाई? टू वे की। इसका कनेक्शन हम यहां भी कर सकते हैं और इसका कनेक्शन हम यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एल, ये हो गया आपके पास आर। ये कनेक्टिंग वायर नीचे जो दिखा रखा है मैंने। तो हमने क्या किया इसमें, पहले हमने इंडक्टर को और रजिस्टर को कनेक्ट किया विद सेल और बहुत टाइम के लिए छोड़ दिया। फर्स्ट जो की है आपकी इस तरह से ना, तो की फर्स्ट इज क्लोज्ड, जो स्विच की पोजीशन है फर्स्ट वो क्लोज कर दिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम लिखते हैं ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम current become maximum in inductor। I नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास E बाई आर। नाउ
एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज पोजीशन एट 2। दूसरे पे स्विच किया हमने, पोजीशन कर दिया। अभी जो ये था किस पे था, ये 1 पे था, तो स्विच को हमने कर दिया था स्टार्टिंग में 1 से कनेक्ट। अब हम इसे करेंगे 2 से कनेक्ट, और जो आपके पास सेल है ये किसी काम का नहीं रह जाएगा, ये आउट ऑफ सर्किट चला जाएगा, ठीक है, कट ऑफ हो जाएगा। इस तरह से हो गया। तो हमने इसे क्या कर दिया भाई, स्टार्टिंग में कर दिया इसको हमने स्विच को पोजीशन कर दिया 2 पर। स्टार्टिंग में देखिए पहले हमने इसको 1 पर पोजीशन किया था, कुछ देर के लिए छोड़ दिया, कुछ देर नहीं बहुत टाइम के लिए छोड़ दिया। यहां पर करंट हो गया मैक्सिमम, इस वाले सर्किट में करंट मैक्सिमम था आई नॉट था, इस तरह से गया इधर और इधर चला आया। इसमें अभी नीचे वाले में कोई करंट नहीं था। इसे हमने कर दिया कट ऑफ, पोजीशन नंबर 2 पर आ गया आपके पास। ये आपकी पोजीशन नंबर 1 थी, पोजीशन नंबर 2 पर हमने क्यों कर दिया। इसमें करंट था इस समय कितना, आई नॉट। अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, तो एट t इक्वल टू 0 जो आपका करंट है भाई, इसमें कितना था, आई नॉट था, तो करंट सारा भी आपके पास आई नॉट ही रहेगा। वो तेजी से घटने की कोशिश करेगा, पर जब वो तेजी से घटने की कोशिश करेगा तो जो ईएमएफ जो आपका ये है इंडक्टर, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जो उसे घटने से रोक देगा। तो एट t इक्वल टू 0 पर करंट आपका बिल्कुल वही होगा जो स्टार्टिंग में था, जो इस सर्किट में था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आपके पास करंट कुछ इस तरह से होगा आई नॉट। फिर आप क्या करोगे, आफ्टर टाइम t देखते हैं। अब आफ्टर टाइम t देखा जाए तो अब जो आपके पास यहां पर है करंट, मान लीजिए हो गया I इंडक्टर में, ठीक है, इस तरह से करंट हो गया आपके पास I, और जो घटने की रेट है वो मान लिया हमने di/dt। क्या मान ली भाई हमने, di/dt, जो घटने की इसकी रेट है वो हो गई di/dt। करंट भी आ गया, तो लिख देंगे इसको। ये फिगर आपने बनाने होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। डिग्री ऑफ करंट चल रही है आफ्टर टाइम t, लेट करंट इज I एंड डिके रेट, घटने की जो रेट है, इज di/dt, ठीक है। Hence an induced EMF is generated। इंडक्टर। अब आप अगर ध्यान से देखो, देखिए स्टार्टिंग में क्या था अपने पास, यहां पर जो करंट था वो था भाई आई नॉट, जब हमने t इक्वल टू 0 पर इसे क्लोज किया था, है ना। t इक्वल टू 0 पर ये था आपके पास। अब t इक्वल टू t पर क्या हुआ है भाई, t इक्वल टू t पर जो हुआ है, यहां पर करंट घट के आई हो गया है भाई, घटा ही तो है। तो घट क्यों रहा होगा भाई, घट क्यों रहा होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यहां पर वो अपोज कर रहा होगा करंट का, तभी तो घट रहा है करंट भाई। करंट आई नॉट था, करंट ड्रॉप हो गया, आई हो गया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है करंट का। अपोज कर रहा है मतलब यहां पर पॉजिटिव, इधर पे नेगेटिव आ जाएगा इसका। तो इसकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, mod L di/dt, है ना। तो
तो अगर ये अपोज कर रहा है तो मतलब ये इस तरह से बिहेव करे, कुछ इस तरह से। ठीक, करंट इसमें आई है और इस तरह से इसका जो एप्सिलॉन आएगा वो कितना आ जाएगा, आपको ध्यान से देखना है कि करंट घटा है। अब घटा किसकी वजह से होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ है वही तो करंट को घटा सकता है, और तो कौन घटाएगा यहां पर। ठीक, तो इस तरह से पोलैरिटी। अगर बाय किरचॉफ्स लॉ देखें तो यहां से यहां तक एल डी आई ओवर डी टी आ जाएगा, प्लस करंट भी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ आई आर आ जाएगा। देखिए यहां से यहां तक का आ जाएगा एल डी आई ओवर डी टी, फिर यहां से यहां तक का आई आर, तो प्लस आई इंटू आर इक्वल टू क्या आता है, 0 बाय किरचॉफ्स लॉ। यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू आ रहा है माइनस एल, सॉरी आई आर बाई एल इंटू डी टी, है ना। इसको धर लेंगे, डी टी नहीं, ऐसा बन जाएगा ये। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस एल अपॉन में आई आर इज इक्वल, सॉरी इंटू डी आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डी टी, है ना। अब इसे कर लेते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब अगर इसको हम बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर लेंगे तो बोथ साइड इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन माइनस एल अपॉन में आई आर डी आई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी। अब ध्यान से देखो आप, जब टाइम आपका 0 था तब करंट क्या था, आई नॉट था यहां पर, फिर किसी इंस्टेंट टी पर करंट घटकर हुआ है आई, यही तो है, ध्यान से देखिए आप। अब एल को आप बाहर निकाल दो, आर भी आ जाएगा बाहर माइनस, अब बचेगा 1 अपॉन आई डी आई, तो ये जाएगा लॉग बेस ई आई, लिमिट हो जाएंगी आपकी आई नॉट से आई, इधर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा टी, सीधे सीधे टाइम टी, लिमिट 0 से लेकर टी तक है, लॉग बेस ई आई माइनस लॉग बेस ई आई नॉट, यहां आ जाएगा माइनस एल बाई आर, इधर आ जाएगा टी, इधर ले चलिए माइनस आर टी बाई एल कर लो इसको, इधर हो जाएगा लॉग बेस ई आई अपॉन में आई नॉट, आई नॉट का मतलब होता है ई बाई आर, इसको उधर ले चलेंगे तो मैंने अभी आपको सिखाया था, ई की पावर में आ जाएगी ये चीज, एक्सपोनेंशियल है क्योंकि लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू वाई हो, तो इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई, तो वहां से मैंने इसको ये सॉल्व कर दिया जैसे आपको दिखा रखा है। अब क्या आ जाएगा आंसर, ध्यान से देखो, तो i इज इक्वल टू आ गया आपके पास आई नॉट ई रेज दी पावर माइनस आर टी बाई एल, ये आपके पास हो गया फॉर्मूला, जहां पर आई नॉट जो है वो आपका ई बाई आर के इक्वल, ध्यान रखना है आपको, ठीक है भाई। अब देखिए टाउ इज इक्वल टू मान लिया मैंने एल बाई आर, तो उस केस में आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट ई रेज दी पावर माइनस टी अपॉन में टाउ, इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको, टाइम कांस्टेंट। चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। भाई ये फॉर्मूला आपके पास जो मैंने लिख दिया है, ये डीके का है और वो पिछली बार चार्जिंग का था। एट टी इज इक्वल टू 0 जो करंट था वो कितना था, आई नॉट, एट टी इज इक्वल टू इनफिनिट करंट देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 0 घटकर 0 होगा, डिके तो हो रहा है, वापस फाइनली 0 हो जाएगा। और अगर हम किसी इंस्टेंट देखें टाइम, जब टाइम आपको किसके इक्वल है, टाइम कांस्टेंट के, टाइम कांस्टेंट के इक्वल का मतलब हो गया एल बाई आर के, उस केस में जो करंट आपका आ जाएगा, देखिए यहां से अगर टी को टाउ के बराबर रखें, टाउ से टाउ कट जाएगा, तो आई नॉट ई रेज दी पावर माइनस 1 तो आ जाएगा आपके पास आई नॉट अपॉन में ई। तो इन तीनों के हिसाब से हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपका बनता है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी।
चलिए देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बन जाएगा भाई फाइनली। तो स्टार्टिंग करंट क्या आपका मैक्सिमम है, ये करंट मान लीजिए इस तरफ मान लीजिए आपका टाइम दे रखा है। तो स्टार्टिंग में करंट जो है वो आपका आई नॉट है, t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम दिखा रहा है। इसके बाद घटते 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 फाइनली क्या होने वाला है, जीरो। किस टाइम पे, इन्फिनाइट टाइम पे जीरो होगा। जीरो मत करना है, जीरो के पैरेलल दिखा देना है। इन्फिनाइट टाइम के बाद ही जीरो हो जाएगा। और एक टाइम आपको लेना है t इक्वल टू टाउ, जिसको हम बोलते हैं L/R। इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर जो आपका करंट होगा वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 1/E0 हो चुका होगा। ये I0/E टाइम यहाँ पर करंट दिखाएगा, जो मैंने टाइम दे रखा है इस जगह पे। यहाँ पर क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 था। यहाँ पर जो टाइम है आपका इस जगह वो ये है, और आपने इस एक्सिस पर क्या मेजर कर रखा है, टाइम मेजर कर रखा है। यहाँ पर जो करंट होगा वो ये आ जाएगा। ये आपके पास आ गया भाई फाइनली ग्राफ, ठीक है। 0.368 होता है ये, इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.368 इंटू I0। तो करंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम, फिर घटते घटते फाइनली जीरो होना है। बीच में एक ऐसा टाइम मिलता है जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का यानी स्टार्टिंग वाली वैल्यू का 1/E टाइम बचता है, उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं भाई, टाइम कांस्टेंट। तो इस तरह से ये पूरी बातें थी जो आज हमने पढ़ी है, किसके बारे में, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। तो आपके जो फॉर्मूले आपके सामने, मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए, ग्राफ दोनों के बता दिए, ध्यान रखने हैं फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई करने हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पर कुछ न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लिकेट जो IIT JEE और नीट दोनों में ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट, किसी भी सर्किट में करंट का जो रिलेशन है वो क्या होगा, इनफिनाइट टाइम पर करंट क्या होगा, जीरो टाइम पर करंट क्या होगा, ठीक है। जैसे आपने CR सर्किट में पढ़ा था, RC सर्किट में, वैसे हम LR सर्किट में या RL सर्किट में हम चीजें पढ़ेंगे। अब यहाँ कैपेसिटर को भी आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो अपने जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनेंगे उनके लिए। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम इसके कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक पर। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स के साथ।